फोटो नहीं डाल रहा है तो इसलिए लग रहा है। तो अब जो मैं कह रहा हूं, जो आपके ओपिनियन पोल में भी नंबर था, वहां पे एनडीए टच कर सकता है। और आंध्र प्रदेश में एनडीए को बड़ी गेन मिलेगी क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अच्छी सीटें ला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, तेलंगाना से बिल्कुल अच्छे, और बंगाल से सॉलिड गेन्स हो रहे हैं। अगर बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान में कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इन स्टेट से हो सकती है। बड़ा नुकसान मुझे लगता है केवल महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में भी बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। रेंज बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर रहेगा 350 से 360 एनडीए और 320 के आसपास बीजेपी। तो बड़ा क्लियर है। तो राहुल जी आपका नंबर क्या था? 300। मेरे ख्याल से संजीव जी हैं जिनका नंबर उन्होंने पहले क्या था, ऑड वन आउट। मैंने पहले कहा मैं आउटसाइडर हूं। सर ऐसा क्या, उनको दोनों को जो है वो साइलेंट वेव दिख गई। ये जो हर्षवर्धन जी की बात से अगर मैं उठाऊं तो किसने कहा था कि 400 पार का नारा दो जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में पड़े? संविधान खतरे में है, संविधान बदल लिया जाएगा, किसने कहा था? सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने ही बोलना शुरू किया, वहीं से तो विपक्ष ने वो मुद्दा उठाया। फिर साहब बड़ी मजबूरी हुई कि 400 पार संविधान खतरे में हो गया तो हम मंगलसूत्र बोले, हम ये बोले। तो मतलब पूरा कैंपेन इस बार का जिस तरह का, क्योंकि इसमें कोई, मैं कह रहा हूं 272 की चुनौती है, लेकिन मुझे इस बात पे कोई संदेह ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है देश में, उनके आसपास भी नहीं आता। वो 1 to 10 है। उसके बावजूद जिस तरह की कैंपेन उन्होंने की है कई मर्तबा, एक दिन कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान की बात करूं तो प्रधानमंत्री पद के योग नहीं हूं, अगले दिन फिर शुरू। तो मतलब, और मजबूरी है ना, चुनाव लड़के जीतना है, बाकी सब बातें तो धरी रह जाएंगी। हाँ, अगर आपकी टर्म ही नहीं आई तीसरी, तो जो भी आपका सपना है, जो भी आप देश के बारे में परिकल्पना है, उसको कैसे पूरी करेंगे? लेकिन ये जो रास्ता है वो फिर हम एक बार वही डिविसिव राजनीति में फंस गए। संजीव जी, फिर कंप्लीटली जो आप कह रहे हैं कि नंबर डाउन हो रहा है, आपको क्या लगता है किस स्टेट से? जैसे अभी शांतनु कह रहे थे कि उन्हें तो यूपी में ह्यूज गेन होता हुआ दिख रहा है, हर्षवर्धन जी की भी ऐसी राय है। आपको क्या लगता है कि यूपी की अगर हम बात करें तो वहां आपको भी लगता है कि, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने, उधर से इंडिया गठबंधन ने लगाई हुई है। देखिए नहीं होगा, जो ज्यादा नुकसान होने वाला है वो एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा। हालांकि अजित पवार तो सिर्फ 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, 15 सीटों पर एकनाथ शिंदे जो लड़ रहे हैं उनको ज्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि 3 से 4 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की भी है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ी चुनौती मिल रही है, और हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए 3 सीटों पर। लेकिन जो बड़ा नुकसान होगा महाराष्ट्र के अंदर वो एकनाथ शिंदे को होने जा रहा है। और महाविकास आघाड़ी के तौर पर देखें तो किसको नुकसान और किसको फायदा? किसमें? महाविकास आघाड़ी। महाविकास में तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो वो कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस वैसे भी एक सीट थी 2019 में, इस बार भी एक सीट है, तो कांग्रेस तो मेंटेन हो रही है। वो अगर शरद पवार का देखें तो शरद पवार भी 1-2 सीटें थी, ऐसा फिगर तो वहां गेन ही होगा, अगर होगा तो गेन ना हो। और शरद पवार भी 2 सीटों पे तो वो 2 पे रहेंगे। एक सीट पर ही पता नहीं अब क्या होगा। मुझे लग रहा है कि बस उद्धव ठाकरे का, मैं ये कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिस हिसाब से नई पार्टी बनाई है, नया उनका सिंबल रहा है इतनी बड़ी टूट के बाद। बिल्कुल, और उन्होंने कांग्रेस को और राष्ट्रवादी कांग्रेस को, मतलब बेसिकली जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को ढोया है, वैसे ही उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को और कांग्रेस को अपने कंधों पे ढोया है। फाइनल टैली आपसे लें, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर देखा जाए तो अगर मैं कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे और अजित पवार, कांग्रेस की अगर बात करूं, इन तीनों की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की और कांग्रेस की, तो मुझे लग रहा है तीनों मिलाकर 18 सीटें जीत सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर। राहुल जी, महाराष्ट्र आपके हिसाब से? देखिए, महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव जो है उद्धव ठाकरे की लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसा माना जा रहा है, ग्राउंड पे भी ऐसा दिखाई देता है कि उनके प्रति एक जो ये कहें सेंटिमेंट है वो दिखाई देता है। तो उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा करने की ऐसा लगता है कि उम्मीद है। अब 48 सीट्स पूरी महाराष्ट्र में हैं, उसमें से 41 पिछली बार जो है एनडीए गठबंधन शिवसेना के साथ मिलकर जीता था। ऐसा माना जाता है कि नुकसान है वहां पे जो गठबंधन के लोग हैं, बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन गठबंधन एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा, या जो दूसरी पार्टियां उनको नुकसान होगा। और ऐसे में मेरा आंकलन यह है कि 35 से 36 सीटें जो बीजेपी गठबंधन है वो लेके जाएगा। 35 से 36 सीटें, ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछली बार 42 थी। 19 के मुकाबले कम है। लेकिन अगर आप जैसा बता रहे हैं कि एनालिसिस ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसा नुकसान होने जा रहा है महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में मैं राहुल जी के आंकड़ों के साथ हूं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोटा मोटा कोई बहुत बड़ा नुकसान कहीं खा रही हो, किसी सीट पर भी हम चर्चा कर लें तो ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। सहयोगी क्या उतना खींच पाएंगे? और महाराष्ट्र इसलिए मुश्किल है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत वो एकनाथ शिंदे कितनी ले पाए हैं, या आनंद दिघे वो विरासत थोड़ा सा मजबूती से वो ले पा रहे हैं। जो शरद पवार अजित पवार है, शरद पवार साहब तो खुद दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको क्या कहना पड़ गया, बेटी ही अंत समय में काम आती है,
बहू तो अपनी नहीं होती है, बारामती में ये सब बयान देना पड़ गया। उन दरवाजों पर गए जहां वो कभी जाते नहीं थे। शरद पवार की स्थिति इतनी असहाय लाचार वाली नहीं थी। ठीक है, उम्र का भी तकाजा सुप्रिया होता है। सुले ने कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं कही, कभी परिवार के ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं। मैं मीनाक्षी जी देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, सबका बयान लेके बैठेंगे, एक हमें याद रहता है, दूसरा भूल जाता है। उन्होंने तो कहा था ना कि हम सांसद बनेंगे तो हम बनेंगे, और वो बनेगी तो उसका पति रहेगा, और उसके बाद उन्होंने जो कहा था कौन बाहर लेके पर्स खड़ा रहेगा। तो अब ये सब, यही सब टिप्पणियां होती है, और इससे हल्की टिप्पणी क्या होगी? वो ननद भौजाई है, आप भी और 35 उनकी क्या वाला हैसियत है? जा रहे हैं। अगर शरद पवार नहीं होते तो सुप्रिया सुले को पूछता कौन? जरा बताइए ना आप। सुप्रिया सुले अगर अपनी ताकत पर लड़े तो वो जीत जाएंगी क्या? तो मेरा ये मानना है कि राजनीतिक समय में ढेर सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी होती है जो सामान्य जीवन में नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि निजी टिप्पणी किसी पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक मंच पर, राजनीतिक उत्साह में, राजनीतिक जोश में बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो हमें लगता है कि ठीक नहीं है। ईश्वर करे कि हमारे नेता इतने मर्यादित यानी हो सकें। 35 वाला आंकड़ा आपका भी है, 35-36 मुझे भी लगता है कि भारतीय जनता संजीव जी, पार्टी आपका का आंकड़ा क्या होगा? ये सुनना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। महाराष्ट्र में कितना सीधा मुझे तो क्षमा करिए आप। आप तो महाराष्ट्र होकर भी आए। महाराष्ट्र में जो 4-5 राज्यों में गया हूं, इंक्लूडिंग राजस्थान, तेलंगाना, आंध्रा, थोड़ा बहुत कर्नाटक, लेकिन महाराष्ट्र में 5 दिन था। सोलापुर, नासिक, औरंगाबाद, बीड़ एंड फाइनली बॉम्बे, मुंबई। लेकिन नहीं तो महाराष्ट्र में अगर मुंबई तो संभाजीनगर, संभाजीनगर, औरंगाबाद। सिर्फ अगर मुझे, जैसे मैंने लगातार कहा है कि मोदी जी के पक्ष में लहर नहीं दिखी, लेकिन खिलाफ भी नहीं दिखी, उदासीनता दिखी। कुछ लोग सिर्फ मराठवाड़ा में जो ये सारे इलाके हैं, वहां पे बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ मुझे लहर दिखी। इतना गुस्सा और आक्रोश कि लोग बाकायदा बोल रहे, क्योंकि वहां पे बहुत मुद्दे हो गए। किसानों का अनियन एक्सपोर्ट्स बैन कर दिया दिसंबर में, तो वहां पे जो सबसे बड़ी अनियन मंडी है, प्याज की मंडी, वहां लोगों ने कहा कि सरकारें गिरती है प्याज के भाव बढ़ने से, इस बार सरकार गिरेगी प्याज के भाव घटने से। इतना किसान वहां पे आतंकित। फिर मराठाओं का एजिटेशन, और दूसरा जिस तरह से ये जो घर में घुस घुस के तोड़ी गई है ना पार्टियां, उससे भी महाराष्ट्र का मिजाज खुश नहीं है। तो वो बात पुरानी पड़ गई कि उद्धव ने क्यों तोड़ा बीजेपी के साथ। नई बात ये हो गई कि आप घर में तोड़ रहे हो, और प्लस उसके साथ ये कहना नकली विरासत, तो उद्धव को बोलना पड़ा कि मैं संतान भी नकली हूं क्या, ये भी बोल। तो ये बहुत ही पर्सनलाइज कैंपेन हो गई, और मुझे लगता है आधी सीट्स होंगी। पिछली बार 48 में से 42 थी, इस बार किसकी 25-28 आ जाए वो बात अलग है, लेकिन रफली इट्स स्प्लिट डाउन द मिडल इन महाराष्ट्र। और सही बात है, बीजेपी को कम नुकसान होगा, लेकिन शिंदे और अजीत पवार की नैया तो बिल्कुल बहुत ही मतलब डूबने की स्थिति में है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी का असेसमेंट क्या है देवेंद्र? प्राची, एक सीट अगर छोड़ दें, सांगली की सीट, तो इसके अलावा बीजेपी की जो जीती हुई सीट है उनमें से एक भी सीट ऐसी नहीं है जो कि बीजेपी उसे अपनी मुश्किल में मान रही हो, या कहीं ग्राउंड रिपोर्ट उसके बारे में निगेटिव आ रहा हो। जो बीजेपी के हिस्से की सीटें हैं, जो शिंदे और एनसीपी वाला है, वहां पर कमजोर जरूर है, और ये बीजेपी को बखूबी मालूम था। इसलिए बीजेपी की कोशिश ये थी कि 34 से 35 सीटों पर बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। समस्या उसमें यह आ गई कि शिंदे और पवार दोनों ने यह कहना शुरू किया कि जिन लोगों को हम लोग लेकर आए हैं, अगर ये मैसेज अभी गया और हमको कैटर नहीं कर सके, तो फिर आगे विधानसभा चुनाव भी हमें देखना है, तो वो हमें ज्यादा नुकसान होगा। और वो फाइनली घटते घटते बीजेपी 28 सीटों पे चुनाव लड़ी। अन्यथा बीजेपी की प्लानिंग 34-35 इस लिहाज से ही थी कि उन्हें पता था कि शिंदे और पवार दोनों कमजोर हैं, लेकिन अपनी सीटों में, सिवाय मैं स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ कि सांगली के अलावा कोई ऐसी सीट आपको नहीं इसका मतलब ये हुआ नहीं, बीजेपी पिछली बार 22 थी। बीजेपी अपनी सीट ज्यादा, अब तो खैर चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती, ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होता। अजीत पवार, जैसा सर कह रहे हैं कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों ने लुटिया डुबोई है क्या? इसमें कोई ये तो महाराष्ट्र और बिहार में दोनों में बिल्कुल बात सत्य है कि अगर भाजपा का सिंबल जितना ज्यादा होता तो वोट ज्यादा मिलता। लेकिन देवेंद्र जी ने जैसे बताया, महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी पिछले के कंपैरिजन में। पहले वो 25 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 23 सीट जीती, इस बार मेरे ख्याल से 28 पे चल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है हम महाराष्ट्र डाउन कह रहे हैं, बीजेपी को अपनी पुरानी सीटों से ज्यादा सीट आ जाए। केवल बीजेपी को कह रहा हूं, उसके साथ 23 तो शायद आ ही रहे, 24 और 25 भी सीट आ जाए तो बीजेपी का आंकड़ा बढ़ भी सकता है महाराष्ट्र में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एनसीपी और उनके साथ उन्होंने काफी तालमेल करा कि सीटें वो कम लड़े, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो जहां जहां भाजपा का सिंबल होगा, दोनों को यह फायदा होगा कि उनके पास ओरिजिनल सिंबल है।
एनसीपी अजीत के पास और शिवसेना शिंदे के पास ओरिजिनल सिंबल है, तो सिंबल रूरल बेल्ट सिंबल बचा ले जाएगा रूरल बेल्ट हर्षवर्धन में जी। उसका फायदा होगा। इसमें सिंबल बचा ले जाएगा क्या? एक तो ये कि अभी संजीव जी ने कहा ना कि वो जो प्याज वाले किसान हैं, तो कह रहे हैं कि ट्रेडर्स के खिलाफ भाजपा की सरकार काम कर रही है। लासलगांव मंडी है वो नासिक की, वहीं गया था मैं। कुल जमा 12 ट्रेडर हैं जो देश की प्याज का भाव तय करते थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको बदल दिया। जो नैफेड और दूसरी संस्थाओं के जरिए जो खरीद करती है, आपने प्याज के भाव में अप्रत्याशित छलांग या गिरावट नहीं देखी। ये वो करते थे, उनकी नाराजगी बड़ी स्वाभाविक है। एपीएमसीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है, उसमें नाराजगी स्वाभाविक है। अमित शाह जब से कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने, महाराष्ट्र की सहकारी समितियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर सारे नियम बदल गए, आरबीआई ने बदल दिया सब। उससे शरद पवार और उनके उस कॉकस समूह को बड़ी नाराजगी। लेकिन क्या इस सब से जो पब्लिक है, जो वोट करने जा रही, वो नाराज होगी क्या? इसका परिणाम 4 जून को आएगा। और चूंकि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं ना, तो जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक थोड़ा सा सेंटिमेंट है, रीजनल सेंटिमेंट है, वो मराठी अस्मिता, मराठी गौरव। मराठी प्रेस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आपको अगर याद हो, जब शरद पवार जब वो होटल में नंबर गिने जा रहे थे, कितने विधायक, जी। महाराष्ट्र के पत्रकारों ने बाकायदा, अमित शाह तो कुछ जानते ही नहीं है, चाणक्य नहीं है, 5 जिलों के नेता हैं शरद पवार को, 5 जिले के बाहर उनकी एनसीपी कभी ताकतवर नहीं, 10 लोकसभा कभी नहीं निकाल पाए। और उस वक्त मराठी प्रेस ने घोषित कर दिया था कि अरे अमित शाह तो खत्म, बिल्कुल कोई रणनीति ही नहीं रह गई। बताइए, शरद पवार ने ये कर दिया जब अजित पवार मुंह अंधेरे शपथ लिए थे और लौट के गए थे। मुझे लगता है कि एक ये भी वजह होती है कि हमें महाराष्ट्र नहीं समझ में आता है। हमें लगता है कि नहीं, जो महाराष्ट्र है वो एंटी, अगर एंटी होता 122-125 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत जाते हैं। जो समझ में ना आ रहा हो नहीं, लेकिन देखिए, मतलब अच्छा, ये तो हमको नंबर दिख गया है, नंबर दिख गया है। देखिए मैंने चश्मा आज बढ़िया वाला लगाया नंबर। सौरभ, शायद आपका माइक ऑन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अभी आधे घंटे पहले कोई नहीं चाहता है कि आप सस्पेंस जो है, भावेश नर्वस नहीं, लेकिन नहीं भावेश, लास्ट मिनट जिटर्स के फाइनल एग्जाम। देखिए अभी सौरभ के उत्साह के आगे सब जो है फीका है। आपने ऐसी हवा तैयार की। ये सब चलता है, आपके उत्साह ने बताया। अरे लोगों की सीटें दाव पे लगी है, मेरा तो माइक ही ऑफ छूटा था सर। यहाँ भारत सरकार दाव पे लगी हुई है। ये रही भारत सरकार की चिट्ठी, व्यूअर्स देख लीजिए मेरे हाथ में, ये भारत सरकार है मेरे हाथ में। भारत सरकार, क्लोजअप नहीं लेना, घुमा दूंगा। मेरा चश्मा बढ़िया, 6:30 तक क्लोजअप नहीं, मेरे हाथ में है। भावेश दिखाओ ऊपर यार, वित्त मंत्री लोग का बजट दिखाते हैं आजकल सब। ये देखिए, ये साहब, ये जो इनके आईपैड में है वो मेरे हाथ में है। आ चुका है नंबर मैं इतना कह दूं सर, शॉकिंग नंबर है जो मेरे हाथ में इस वक्त। मतलब जो हमारे सारे, मैं सर कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन ये शॉकिंग है। कुल मिला के हम सबको सरप्राइज से ज्यादा, सरप्राइज तो चौंकना होता है, शॉकिंग। सौरभ, हमारे शॉकिंग नंबर लेकर के आया भावेश। कॉमन जा रहा है कहीं, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे सौरभ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह ये चुनाव लग रहा था, बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारे अपने एक्सपर्ट को भी सुन रहा था, जिस तरह कह रहे थे ये ठंडा चुनाव है। नहीं, देखिए चुनाव जनता हमेशा लड़ती है, उनको पता है किस मुद्दे पे वोट करना है। और बिल्कुल ही आपके स्टेट वाइज स्टेट आप जाएंगे तो देखेंगे कि कितने बड़े बड़े नेताओं के इस बार पांव तले जमीन खिसकने वाली है। सबसे सही एक्सप्रेशन यूज किया भावेश ने, पांव तले जमीन खिसकाने वाला। मैं वही उसी को एक्सटेंड कर रही थी। नहीं, हम लोग को अच्छा है कि शो में बैठे हुए हैं, आप लोग लिए ज्यादा मुश्किल पकड़ के बैठिए आप लोग। मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य कौन सा होगा, सबसे ज्यादा सीट किसको मिलेगी, सब बताऊंगा मैं, लेकिन साढ़े 6 बजे कुछ तो बता दीजिए। एक बड़ा नेता एक जगह से चौंकेगा या दोनों जगह से चौंकेगा? मुझे ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से
आईपैड का पासवर्ड दिया गया, वो 6:30 बजे अनलॉक होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता सॉफ्टवेयर देता है, हूं। देखिए, एग्जिट पोल है अभी, आज 57 सीटों पर जो है वोटिंग चल रही थी। भावेश लेट इसलिए आए, मतलब क्योंकि बैठे थे यहीं पर थे, अपना कंप्यूटर पर टिपर कुछ कर रहे थे, टीम से अपनी बात भी कर रहे थे, तो ये डेटा कंपाइल कर रहे थे और मैं वो डेटा फाइनली कंपाइल कर लें उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मेरे पास 3-4 बड़े राज्यों का डेटा नहीं था, इन्होंने नहीं दिया था। वो डेटा कंपाइल होकर के आ गया है। तो यूपी का, पश्चिम बंगाल का, कर्नाटक का, और कोई फंसा हुआ राज्य आप लोग अगर मानते हो तो यूपी, महाराष्ट्र, आप सबसे फंसा हुआ भूल गए। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, बिहार, बंगाल, पंजाब मोस्ट इंटरेस्टिंग हरियाणा। स्टेट होगा। अभी आप आने दीजिए। हरियाणा भी, हरियाणा में भी हरियाणा सब हरियाणा हरियाणा में चतुष्कोणीय चुनाव सौरभ जी, जहां पंजाब, हुआ, पंजाब मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा। मान लीजिए नहीं, पंजाब नहीं होगा। पंजाब ने बहुत कुछ बोला। यूपी कुछ फंसा हुआ, पिकअप करने का टाइम यूपी, है। आपने क्या कौन कह कहा? रहा है? यूपी फंसा हुआ कौन मान रहा है? यूपी फंसा हुआ मान रहे हैं? ना ना, ये कौन मानेगा भाई? यूपी यूपी ये तो धरती पे कोई नहीं मिलना चाहिए जो यूपी फंसा हुआ माने। यूपी आप क्या चाहते हो? यूपी भावेश, यूपी सभी साढ़े क्या किया तुमने ये यूपी में भावेश? 6:30 अच्छा के चलो पहले भावेश, ये नहीं। बता दीजिए और कौन सा स्टेट? नहीं नहीं, एक मिनट, दक्षिण से कुछ शॉकिंग सरप्राइजिंग आएगा? मैंने कहा ना, नॉर्थ से लेके दक्षिण, पश्चिम से लेके हर जगह शॉकिंग है, हर जगह हर शॉकिंग। जगह शॉकिंग है। 400 जितना प्लस है हम इस सभी बार। लोगों ने डिस्कशन देखिए, अगर दक्षिण से शॉकिंग है ना, तो हम नतीजा कुछ गेस कर सकते हैं। एक कागज का बोल दिया है तो एक कागज में कितना वजन होता है, एक कागज में कितना वजन होता है, मुझे आज पता चल रहा है। अच्छा भावेश, आप कुछ नहीं बता बहुत रहे, भारी ये बता कागज है दीजिए, ये, बहुत कौन भारी सा कागज सबसे है। बड़ा मुद्दा है जिस पर चुनाव पड़ा, ये तो बता देंगे, जिस पर मतदान हुआ। देखिए, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इस देश में शुरुआत से 3 मुद्दे बहुत अहम रहे, और मैंने सौरभ जी को एक बार कहा था फिल्मी लैंग्वेज में, RRR, राम, राशन, रिजर्वेशन। राम सबको पता है, बीजेपी के वोटर्स को पोलराइज करता है। राशन जो बेनिफिशियरी क्लास है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एक तुरुप का इक्का है। हर राज्य स्टेट का चुनाव होता है तब भी, लोकसभा चुनाव होता है तब भी। और रिजर्वेशन एक ऐसा इशू था जिसपे दोनों बड़ी पार्टियों ने खेलने की कोशिश की। किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, सारे RRR पर अपना आंकलन राहुल जी। सुनिए, एक बार अपने एक्सपर्ट से दोबारा नंबर पूछिए, मैं फाइनल नंबर पूछिए इनसे एक बार। अपने इमोशन एक बार फाइनल नंबर पूछिए तो। नाटू कौन करने जा रहा है, ये तो बता दीजिए। आप एक बार पूछिए तो फाइनल नंबर वहां से। नाटू हाँ, बोले फाइनल नंबर बोलिए आप। नहीं, मेरा नंबर अभी भी मैं स्किप कर रहा हूं। करना चाहेंगे। आप उधर से शुरू करो। 375 to 400, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। और अगर मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो मुद्दे तो यानी अगर RRR पर हुआ है तो ये आंकड़ा रहेगा। 100% कोई कंफ्यूजन ही नहीं। बोले हर्षवर्धन जी 375 से 400 400 लिख लीजिए, लिख लीजिए। उसको कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए आप। ठीक। हाँ शांतनु जी बोलिए। 320 से 330 भाजपा, 370 एनडीए। 370 एनडीए। मैं तो मेरे कायम हूं, 272 चुनौती है। 272 के नीचे रहती है या 2-5 ऊपर आती है, मतलब 272 का चैलेंज है। समीर जी बोलिए। मुझे 307 लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 307 मिनिमम जाएगी, आप कह रहे हैं 307 के ऊपर चली जाएगी। 307 मैक्सिमम सरकार बोलिए। बन जाएगी। अच्छा सर, एनडीए को मिला के जाऊंगा 335 से 340 सीट, एनडीए मिला के 335 से 335 340, याद रखिएगा। एनडीए मिला के 370। आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। एक सेकंड आप कंफ्यूज कर रहे हो सर। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। देखिए मैं भाई आपको ये देखो, ये गेम अलाउड नहीं होना चाहिए 300 कि दोनों के पास आंसर शीट लेके खड़े हुए हैं और हमारे को हम लोग खिला के रहे साथ हैं। बदमाशी ये क्या देखिए, बात हुई? मैं जवाब दे देता हूं आपको। टाइम ओवर। भारतीय जनता पार्टी 307 से लेकर 320 के बीच में रहेगी और एनडीए मिला के 350। मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे। राहुल जी बोलिए। मैं 300 पे कायम हूं कि जो बीजेपी है वो 300 सीटें लेके आएगी। अपर रेंज एनडीए में उसके बाद एनडीए बताइए। 335 से 340। आपको भी 10 सेकंड दिए मैंने। बोल दिया मैंने, मैं ये मुझे क्यों नहीं दिए थे 10 सेकंड? 5 आप 10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए। मेरा वही है। कोई मैं रिवाइज सबको मौका दिया, सबको मौका दे रहा हूं। भावेश, आपको गेस करना है, आपका गेस सबसे सटीक होगा इसीलिए। मेरा काम कभी गेस पे चलता नहीं है, मैं जब भी कहता ग्राउंड से लेके डेटा आता चलिए है। व्यूअर्स, तैयार कर दिया, वो क्या गेस करेगा, वो तो बताने वाला है। ये रहा भारत का एग्जिट पोल मेरे हाथ में। भारत में सरकार किसकी बनेगी? नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन को क्या 250 के ऊपर 272 अपनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस पार्टी 50 के फेर में है या 100 के फेर में है? आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस एक पर्चे पर। वो सारे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं और इनके पास एक एक सीट का डेटा है। एक चीज मैं आपके सामने अभी बोल के जा रहा हूं, 543 सीट का चुनाव का नतीजा लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं। 300 सीट इस चुनाव की अभी
इस प्रोग्राम में मैं लौट रहा हूं, 300 सीट एग्जैक्ट आपको प्रेडिक्शन देंगे, बोल के 300 सीट बताएंगे आपको, कहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 300 सीट मिनिमम आपको बोल के शो में बता करके जाएंगे कि आप याद रखेंगे कि इतना एग्जैक्ट भी किसी ने बताया था। लेकिन हर अच्छी चीज से पहले थोड़ा सा इंतजार होता है। हमें भी दुख है कि हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक लेना पड़ रहा है व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपका और इस पर्चे का दोनों का मिलन। आज आप एग्जिट पोल में आ रही है कांग्रेस पार्टी, एग्जिट पोल ज्वाइन कर रही है ऐसा बताया गया। चलिए खैर बहरहाल हर्षवर्धन जी आप ब्रेक से पहले क्या कह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कांग्रेस एग्जिट पोल्स में आ रही है तो हम ये मानेंगे कि थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा हिचक के, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा इनका बना हुआ है। और ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि अगर 200, 250, 300 का नंबर दूर से भी उनको दिख रहा हो, दूरबीन लगाकर भी, तो दौड़ के आएंगे। और जब बिना नंबर के टीवी चैनल पर दहाड़ते थे तो नंबर रहेगा तब तो दहाड़ने में कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन बार बार मैं कहता रहा, हम लोग कहानी कुर्सी की में रोज ही इसकी चर्चा करते हैं, और मैं जो पूरे देश में माहौल देख पाया, भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हुई, और वो बड़ी चूक उनको समझ में आई जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं ना कि दबाव पड़ गया उनके ऊपर कि वो मुसलमान मंगलसूत्र उस सब पर गए। क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथी जिस तरह से आरक्षण, संविधान, बाबा साहब का संविधान चला जाएगा, जाति गणना नहीं करा रहे हैं, एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी वो एक वर्ग के दिमाग में फिट हुआ है। इसको कोई माने या ना माने, कम से कम मैं जो लोगों से बातचीत हुई, जिन लोगों से मिला मैं, और कमाल की बात यह, भारतीय जनता पार्टी के बहुत घनघोर समर्थक वो कह रहे थे हम करें क्या, हमारा रिश्तेदार नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि भैया बाबा साहब संविधान में नहीं रही तो हम क्या करेंगे। और ये फीलिंग उत्तर प्रदेश और बिहार में गहरे बैठी, ये इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी फिर से वही हुआ, इस चुनाव को पूरा अपने कांधे पर लेकर गए, फिर से वही स्थिति बनी, और बिना किसी संकोच में कहूंगा वर्स्ट कैंडिडेट सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कम से कम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, कुछ सीटों पर, और उसमें बिहार भी आप शामिल कर लीजिए। इतना डर कर कैंडिडेट सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव का हिस्सा नहीं रहा। वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कैबिनेट बदल देती है, चीफ मिनिस्टर बदल देती है, एक कोई संकोच नहीं करती है, वो लोकसभा में हिचक के डर कर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में ऐसी 12 से 15 सीटें हैं जहां कैंडिडेट की वजह से तो बिल्कुल चुनाव नहीं जीतना चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 10 से 15 सीटें बढ़ाने का स्पेस था, भारतीय जनता पार्टी वहां 75 से 80 सीटें जीत सकती थी। मेरा अभी भी मानना है कि वो 70 के आसपास सीटें जीत रही है, और मेरा अपना अनुमान है साइलेंट वेव है, कोई चुनाव में उस तरह से नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर आपको दिखे, लेकिन वो कोई नहीं देख रहा है। अगर राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में सीटें कम नहीं हो रही, 19 से ज्यादा होंगी, 14 के आसपास होंगी। अगर तेलंगाना हम देखें, अगर हम आंध्र प्रदेश देखें, अगर हम कर्नाटक देखें, अगर हम तमिलनाडु देखें, इवन केरल, वो सीट भले नहीं जीत पाएगी। मेरा अभी भी ये विश्वास है कि केरल में और आंध्र प्रदेश में भाजपा के लिए खाता खोलना बड़ी चुनौती है। ओवरऑल देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस नारे के नजदीक जाती हुई दिख रही है जो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और फिर राज्यसभा में जिसको कहा। सर फाइनल फिगर भी एक बार बोल दीजिए। एनडीए 375 to 400 के आसपास कहीं भी टिकेगी। शांतनु जी, देखिए, जब मैं स्टूडियो में था करीब 15-20 दिन पहले, तब मैं भी 300-310 बोल रहा था। पिछले 2 हफ्ते से मैं पूर्वांचल में था, और जितना आप फील्ड पे रहेंगे और लोगों से बात करेंगे, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति से बात करेंगे, मैं गांव गया, करीब मैं 30-40 गांव गया और लोगों से सामान्य रूप से बात करी। जैसा हर्ष भैया ने कहा, साइलेंट वेव है, लोग कह रहे हैं और वोट देंगे किसको। और जो लोग कहते हैं कि राम का तो नाम ही नहीं, राम का पूरा नाम है, राम का पूरा नाम है। हम लोग आपको याद हो तो सुबह 5:30 बजे काशी विश्वनाथ गए, सुबह 5:30 बजे 5-6 हजार लोग थे। जब तक हम 7 बजे बाहर निकले, गदौलिया तक लाइन लगी थी, और कम से कम 10-12 लोगों से बात करी। कुछ उसमें से अयोध्या से आए थे, कुछ अयोध्या जा रहे थे। तो राम का पूरा नाम है। हाँ, वैसे गाने नहीं चल रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई फोटो नहीं डाल रहा है, तो इसलिए लग रहा है। तो अब जो मैं कह रहा हूं, जो आपके ओपिनियन पोल में भी नंबर था, वहां पे एनडीए टच कर सकता है। और आंध्र प्रदेश में एनडीए को बड़ी गेंद मिलेगी क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अच्छी सीटें ला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, तेलंगाना से बिल्कुल अच्छे, और बंगाल से सॉलिड गेंस हो रहे हैं। अगर बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान में कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इन स्टेट से हो सकती है। बड़ा नुकसान मुझे लगता है केवल महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में भी बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। रेंज बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर रहेगा 350 से 360 एनडीए और 320 के आसपास बीजेपी। तो बड़ा क्लियर है। तो राहुल जी आपका नंबर क्या था? 300
300। मेरे ख्याल से संजीव जी हैं जिनका नंबर उन्होंने पहले पहले कहा कह दिया था, odd one out odd one out है। मैंने पहले कह दिया मैं आउटसाइडर हूँ। सर ऐसा क्या उनको दोनों को जो है वो साइलेंट वेव दिख गई। ये जो हर्षवर्धन जी की बात से अगर मैं उठाऊं तो किसने कहा था कि 400 पार का नारा दो जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में पड़े? संविधान खतरे में है, संविधान बदल लिया जाएगा, किसने कहा था? सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने ही बोलना शुरू किया, वहीं से तो विपक्ष ने वो मुद्दा उठाया। फिर साहब बड़ी मजबूरी हुई कि 400 पार संविधान खतरे में हो गया तो हम मंगलसूत्र बोले, हम ये बोले। तो मतलब पूरा कैंपेन इस बार का जिस तरह का, क्योंकि इसमें कोई मैं कह रहा हूं 272 की चुनौती है, लेकिन मुझे इस बात पे कोई संदेह ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई लोकप्रिय व्यक्ति नहीं है देश में, उनके आसपास भी नहीं आता, वो 1 to 10 है। उसके बावजूद जिस तरह की कैंपेन उन्होंने की है कई मर्तबा, एक दिन कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान की बात करूं तो प्रधानमंत्री पद के योग नहीं हो, अगले दिन फिर शुरू। तो मतलब और मजबूरी है ना, चुनाव लड़के जीतना है, बाकी सब बातें तो धर ही रह जाएंगी। हाँ, अगर आपकी टर्म ही नहीं आई तीसरी तो जो भी आपका सपना है, जो भी आप देश के बारे में परिकल्पना है उसको कैसे पूरी करेंगे? लेकिन ये जो रास्ता है वो फिर हम एक बार वही डिविसिव राजनीति में फंस गए संजीव जी, फिर कंप्लीटली। जो आप कह रहे हैं कि नंबर डाउन हो रहा है, आपको क्या लगता है किस स्टेट से? जैसे अभी शांतनु कह रहे थे कि उन्हें तो यूपी में ह्यूज गेन होता हुआ दिख रहा है, हर्षवर्धन जी की भी ऐसी राय है। आपको क्या लगता है कि यूपी की अगर हम बात करें तो वहां आपको भी लगता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने उधर से इंडिया गठबंधन ने लगाई हुई है। देखिए शांतनु जी ने जो बात कही, सबसे बड़ा खतरा महाराष्ट्र इनके हिसाब से है, मैं उसको सेकंड करता हूं। दूसरा बड़ा खतरा कर्नाटक है। 2 स्टेट जहां से बड़ी संख्या में सीटें कम होंगी, उन दोनों स्टेट्स की जो सीटें कम होंगी वो सारी स्टेट्स में मिला के भी नहीं बढ़ रही। अच्छा है ना, उड़ीसा में कितनी आ जाएंगी? 21 में से 8 हैं, 12 हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। डाउन वाली आप बता रहे हैं 2 कौन सी? महाराष्ट्र और कर्नाटक मैक्सिमम डाउन। तो यूपी में कोई नुकसान नहीं हो रहा? यूपी में मेरे हिसाब से, देखिए मैं यूपी गया नहीं, मैंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर बोल सकता हूं आपको, जिसका कोई मैं खुद ही अर्थ नहीं मानता। लेकिन जो मैं सुन रहा हूं कि यूपी में बढ़ने का प्रश्न नहीं, हो सकता है 55 से 58 के बीच रह जाए सीट्स। लेकिन मेरे पास कोई व्यक्तिगत फर्स्ट हैंड अनुभव नहीं है, मेरा यूपी के जमीन पर गया नहीं इस इलेक्शन में। मैं कर्नाटक गया हूं, मैं महाराष्ट्र गया हूं, मैं तेलंगाना गया हूं, वहां बीजेपी बढ़ रही है, तेलंगाना में कांग्रेस उससे भी ज्यादा बढ़ रही है। और बीजेपी तो खुद कह रही है कि हम राजस्थान में 2 सीटों का हमें लॉस हो सकता है, वो भी दिखाई दे रहा है। अब ये जो सीट्स का नंबर है ना, हम बाहर भी बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से 18 में से 7 बीजेपी हारेगी, लेकिन हो सकता है 18 में से 3 ही हारे। अच्छा, आप एग्जिट पोल में आ रही है कांग्रेस पार्टी, एग्जिट पोल ज्वाइन कर रही है ऐसा बताया गया। चलिए बहरहाल हर्षवर्धन जी, आप ब्रेक से पहले क्या कह रहे थे? देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर कांग्रेस एग्जिट पोल्स में आ रही है तो हम ये मानेंगे कि थोड़ा रुक के, थोड़ा हिचक के, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा इनका बना हुआ है। और ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि अगर 200, 250, 300 का नंबर दूर से भी उनको दिख रहा हो दूरबीन लगाकर भी, तो दौड़ के आएंगे। और जब बिना नंबर के टीवी चैनल पर दहाड़ते थे, तो नंबर रहेगा तब तो दहाड़ने में कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन बार बार मैं कहता रहा, हम लोग कहानी कुर्सी की में रोज ही इसकी चर्चा करते हैं, और मैं जो पूरे देश में माहौल देख पाया, भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हुई, और वो बड़ी चूक उनको समझ में आई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं ना कि दबाव पड़ गया उनके ऊपर कि वो मुसलमान, मंगलसूत्र उस सब पर गए। क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथी जिस तरह से आरक्षण, संविधान, बाबा साहब का संविधान चाह। अच्छा, आप एग्जिट पोल में आ रही है कांग्रेस पार्टी, एग्जिट पोल ज्वाइन कर रही है ऐसा बताया गया। चलिए बहरहाल हर्षवर्धन जी, आप ब्रेक से पहले क्या कह रहे थे? देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर कांग्रेस एग्जिट पोल्स में आ रही है तो हम ये मानेंगे कि थोड़ा रुक के, थोड़ा हिचक के, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा इनका बना हुआ है। और ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि अगर 200, 250, 300 का नंबर दूर से भी उनको दिख रहा हो दूरबीन लगाकर भी, तो दौड़ के आएंगे। और जब बिना नंबर के टीवी चैनल पर दहाड़ते थे, तो नंबर रहेगा तब तो दहाड़ने में कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन बार बार मैं कहता रहा, हम लोग कहानी कुर्सी की में रोज ही इसकी चर्चा करते हैं, और मैं जो पूरे देश में माहौल देख पाया, भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हुई, और वो बड़ी चूक उनको समझ में आई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं ना कि दबाव पड़ गया उनके ऊपर कि वो मुसलमान, मंगलसूत्र उस सब पर गए। क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथी जिस तरह से आरक्षण, संविधान, बाबा। अच्छा, आप एग्जिट पोल में आ रही है कांग्रेस पार्टी, एग्जिट पोल ज्वाइन कर रही है ऐसा बताया गया। चलिए बहरहाल हर्षवर्धन जी, आप ब्रेक से पहले क्या कह रहे थे? देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर कांग्रेस एग्जिट पोल्स में आ रही है तो हम ये मानेंगे कि थोड़ा रुक के, थोड़ा हिचक के, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा इनका बना हुआ है।
और ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि अगर 200, 250, 300 का नंबर दूर से भी उनको दिख रहा हो दूरबीन लगाकर भी, तो दौड़ के आएंगे। और जब बिना नंबर के टीवी चैनल पर दहाड़ते थे, तो नंबर रहेगा तब तो दहाड़ने में कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन बार बार मैं कहता रहा, हम लोग कहानी कुर्सी की में रोज ही इसकी चर्चा करते हैं, और मैं जो पूरे देश में माहौल देख पाया, भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हुई, और वो बड़ी चूक उनको समझ में आई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं ना कि दबाव पड़ गया उनके ऊपर कि वो मुसलमान मंगलसूत्र उस सब पर गए, क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथी जिस तरह से आरक्षण, संविधान, बाबा साहब का। अच्छा, आप एग्जिट पोल में आ रही है कांग्रेस पार्टी, एग्जिट पोल ज्वाइन कर रही है ऐसा बताया गया। चलिए बहरहाल हर्षवर्धन जी, आप ब्रेक से पहले क्या कह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कांग्रेस एग्जिट पोल्स में आ रही है तो हम ये मानेंगे कि थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा हिचक के, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा इनका बना हुआ है। और ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि अगर 200, 250, 300 का नंबर दूर से भी उनको दिख रहा हो दूरबीन लगाकर भी, तो दौड़ के आएंगे। और जब बिना नंबर के टीवी चैनल पर दहाड़ते थे, तो नंबर रहेगा तब तो दहाड़ने में कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन बार बार मैं कहता रहा, हम लोग कहानी कुर्सी की में रोज ही इसकी चर्चा करते हैं, और मैं जो पूरे देश में माहौल देख पाया, भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हुई, और वो बड़ी चूक उनको समझ में आई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं ना कि दबाव पड़ गया उनके ऊपर कि वो मुसलमान मंगलसूत्र उस सब पर गए, क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथी जिस तरह से आरक्षण, संविधान, बाबा साहब का संविधान चला जाएगा, जाति गणना नहीं करा रहे हैं, एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, वो एक वर्ग के दिमाग में फिट हुआ है। इसको कोई माने या ना माने, कम से कम मैं जो लोगों से बातचीत हुई, जिन लोगों से मिला मैं, और कमाल की बात यह, भारतीय जनता पार्टी के बहुत घनघोर समर्थक वो कह रहे थे हम करें क्या, हमारा रिश्तेदार नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि भैया बाबा साहब संविधान में नहीं रही तो हम क्या करेंगे। और ये फीलिंग उत्तर प्रदेश और बिहार में गहरे बैठी, ये इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी फिर से वही हुआ, इस चुनाव को पूरा अपने कांधे पर लेकर गए, फिर से वही स्थिति बनी, और बिना किसी संकोच में कहूंगा वर्स्ट कैंडिडेट सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कम से कम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, कुछ सीटों पर, और उसमें बिहार भी आप शामिल कर लीजिए। इतना डर कर कैंडिडेट सिलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव का हिस्सा नहीं रहा। वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरी कैबिनेट बदल देती है, चीफ मिनिस्टर बदल देती है, एक कोई संकोच नहीं करती है, वो लोकसभा में हिचक। अच्छा, आप एग्जिट पोल में आ रही है कांग्रेस पार्टी, एग्जिट पोल ज्वाइन कर रही है ऐसा बताया गया। चलिए बहरहाल हर्षवर्धन जी, आप ब्रेक से पहले क्या कह रहे थे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर कांग्रेस एग्जिट पोल्स में आ रही है तो हम ये मानेंगे कि थोड़ा रुक के, थोड़ा हिचक के, लेकिन लोकतंत्र में भरोसा इनका बना हुआ है। और ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि अगर 200, 250, 300 का नंबर दूर से भी उनको दिख रहा हो दूरबीन लगाकर भी, तो दौड़ के आएंगे। और जब बिना नंबर के टीवी चैनल पर दहाड़ते थे, तो नंबर रहेगा तब तो दहाड़ने में कोई कमी रहेगी नहीं। लेकिन बार बार मैं कहता रहा, हम लोग कहानी कुर्सी की में रोज ही इसकी चर्चा करते हैं, और मैं जो पूरे देश में माहौल देख पाया, भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ी चूक हुई, और वो बड़ी चूक उनको समझ में आई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं ना कि दबाव पड़ गया उनके ऊपर कि वो मुसलमान मंगलसूत्र उस सब पर गए, क्योंकि राहुल गांधी और उनके साथी जिस तरह से आरक्षण, संविधान, बाबा साहब का संविधान चला जाएगा, जाति गणना नहीं करा रहे हैं, एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, वो एक वर्ग के दिमाग में फिट हुआ है। इसको कोई माने या ना माने, कम से कम मैं जो लोगों से बातचीत हुई, जिन लोगों से मिला मैं, और कमाल की बात यह, भारत तीर रहा था, वो रिजर्वेशन वाला रहा था, उसको उन्होंने ग्राउंड में पहुंचाया। सत्ता पक्ष की तरफ से अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा चुनाव, सौरभ, और जो मैंडेट है 4 जून का, मोदी और महिला, इसी पे ये चुनाव हो रहा है। और आप किसी भी राज्य में उठाकर देखें तो महिलाओं ने जिस कदर समर्थन अपना दिखाया है, वो सीधे सीधे आपके फिगर में समझ में आएगा। अगर आपने महिलाओं के पास उनका जो वोट करने का नजरिया था, उनसे अगर आपने बातचीत की होगी, तो 4 जून के नतीजे पर आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। अगर आपने उस चीज को नहीं समझा है, तो फिर 4 जून को आप अलग अलग बात कर सकते हैं। तो महिलाओं ने जिस कदर इस बार वोट किया है ना, और सब महिलाओं ने जब वोट किया तो उसमें बेनिफिशियरी वर्ग जो है वो सबसे प्रभावी। 3 फैक्टर की अगर बात कर ले, राशन, आवास, आयुष्मान भारत कार्ड, इन 3 ने हर जगह बहुत कमाल दिखाया। और उसमें कास्ट का जो बैरियर था बुरी तरह से टूटा है महिलाओं के भीतर में। सॉरी, रिलीजन का बैरियर टूटा। रिलीजन मीडिया में या सुर्खियों में चाहे जितना दिख रहा हो, ग्राउंड पे उस रूप में नहीं दिख रहा था।
क्योंकि बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो हिंदुत्व वाला वोट तो ऑलरेडी उसके साथ है। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे चेहरे हों तो वहां पे फिर नया कुछ होना नहीं है, वो ऑलरेडी है। वो लोग कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, क्योंकि वो काफी खुश हैं, तो दबी उस जुबान के से बाद उन्होंने बिल्कुल वोट किया। बेनिफिशियरी वर्ग उसने बहुत कुछ तोड़ा है, और जो चार्ज उनके नतीजे हैं, समझिएगा जनादेश उसी रूप में आने वाला है। और इसके सहारे आप समझ सकते हैं कि आपके नंबर्स बताने से पहले क्या होगा। अरे मैंने नंबर देवेंद्र को नहीं दिखाया। देवेंद्र जो बोल रहा है वो अपना असेसमेंट बोल रहे हैं, अपना असेसमेंट बोल रहे हैं। बिल्कुल, और मैं इस पर शर्त लगा सकता हूं सर, मैं इस हद तक कन्विंस्ड हूं कि ये चीजें इनको नंबर नहीं पता है। शर्त लगा ग्राउंड पर पूरे देश में रिपोर्ट करी है। मैं भावेश से मिला, सच बोल रहा हूं मैं भावेश से मिला हूं। मैंने तब से अब तक ब्रेक पे भी किसी को नंबर नहीं बताया, किसी को मैं नंबर आपके नंबर पर शर्त लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैंने कहा कि जिस प्रकार के जनादेश मैंने शुरू में जो बताया था कि क्लियर चुनाव है एकदम। बोलिए नंबर बोलिए, कहीं कोई इफ बट ये नंबर बोलिए सर। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं, जैसे 350, 60, 70 जब जाता है, जब इस प्रकार की लहर हो ना, तो वो नंबर्स कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। जैसे यूपी का चुनाव आप उठा के देखें 2017 का, सीधे जब ये समझ में आया कि 200 से ऊपर जा रहा है तो 200 से ऊपर कहां जाकर रुका ये नहीं पता होता है। ये चुनाव वैसा ही है। देवेंद्र सब कह रहे थे लहर तो थी नहीं, आपको लहर मिली जब ग्राउंड पे आप तगड़ी महिला, जैसे लहर किस लिहाज से नहीं थी कि वोकल आपको नहीं दिखेगा। महिलाएं अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो महिलाएं सड़कों पे उतर के प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे आपको कि किसके पक्ष में वोट कर रही हैं। आप अगर रीच आउट कर रहे हैं उस सेक्शन तक तो आपको सीधे समझ में आता है कि हाँ ये चुनाव कहां जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को लेकर इतना कुछ माहौल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 70 सीटें बीजेपी की कहीं नहीं जा रही है। गाजीपुर जैसी सीट जिसके बारे में बीजेपी का अपना आकलन था, दीनदयाल उपाध्याय ने यह कहा था कि अगर हम लोग गाजीपुर जीत सकते हैं तो पूरा यूपी जीतेंगे और केंद्र में सरकार बनेगी। गाजीपुर की सीट का नतीजा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आज वहां चुनाव है, आज ही चुनाव, एक टफ चुनाव है, ये अपोजिशन भी मान रहा है। 13 मिनट व्यूअर्स, बस 13 मिनट का इंतजार है आपके सामने। घड़ी तो चल रही होगी स्क्रीन पर, नहीं चल रही है मैं बता रहा हूं आपको। 13 मिनट चला रहे हैं, बीच बीच में बता रहे हैं कि सिर्फ 13 मिनट का समय रह गया। 13 मिनट बाद सबसे सटीक आपके सामने आंकड़ा आएगा और सबसे तेज आपके सामने हम आंकड़ा रखने की कोशिश करेंगे। एक एक सीट आपके सामने डिस्कशन होगी ताकि आपको यह पता चले कि देश का ये चुनाव, जिसे बड़ा मुश्किल सा चुनाव समझा जा रहा था, जितने एक्सपर्ट्स थे कह रहे थे कि नब्ज समझ में नहीं आ रही है, जो वोटर है वो ठीक से नहीं बोल रहा है, कौन सा मुद्दा चला कौन सा मुद्दा नहीं चला, ये सब कुछ अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा। पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे। राहुल जी, जिस लाभार्थी वर्ग की बात हुई, आपको भी लग रहा है कि वो की फैक्टर हो सकता है इन चुनावों में जो जीत और हार का मार्जिन तय कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हुआ था 2022 का, उसमें भी ये महिलाएं कहती हुई सुनी थी। मतलब हमने जो बातें की थी उनसे, तो वो कहती थी कि मुफ्त राशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, सुरक्षा का मुद्दा जो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसको देखेंगे तो ये एक दो ऐसे बड़े मुद्दे थे जो कि आपको हमेशा सुनाई देते थे, हमेशा दिखाई देते थे। दूसरा, जो मुफ्त आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे आप बोलते हैं, वो है, वो भी एक मुद्दा हमेशा जो है महिलाओं के बीच में रहा है। और वो ये मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने असर डाला है विधानसभा चुनावों में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोकसभा चुनाव में असर नहीं डालेंगे। ठीक है। तो जैसा देवेंद्र भी बोल रहे थे, मुझे भी असेसमेंट, यूपी में आपका क्या असेसमेंट है? मैंने पहले भी आपको बताया, मैं 65 से 70 सीटें मानता हूं कि वो। और दक्षिण की भी बात कर लेते हैं। दक्षिण में बीजेपी ने बहुत मेहनत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अपना ध्यान जो है कन्याकुमारी में ही खत्म करके आए हैं, तो ऐसे में दक्षिण से आपको लगता है कुछ सरप्राइजिंग, कुछ अच्छा बीजेपी के लिए निकल कर आ सकता है? संजीव जी, दक्षिण में देखिए, मेरे ख्याल से उनकी दो स्टेट्स हैं जहां जमीन है, एक कर्नाटक में और एक तेलंगाना में, और दोनों जगह मुझे लगता है कांग्रेस बेहतर कर रही है बीजेपी से। आंध्र प्रदेश में एनडीए अच्छा करेगी शायद, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे चढ़ के बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां पे मेन पार्टी नायडू है। उसके सिवा तमिलनाडु, केरल में कुछ विशेष होने वाला है, मुझे तो इसकी संभावना नहीं लगती। मैं सिर्फ देवेंद्र की एक बात से पूरी तरह सहमत हूं। बस 10 मिनट का इंतजार और है, फिर पता चलेगा। हाँ। एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि महिला वोटर के शायद हाथ में चाबी है, और जिसका भी असेसमेंट सही गलत होता है, तो ये जरूर बात है कि आप कितना भी घूमे, लेकिन रिलेटिवली आपकी महिलाओं से कम बात होती है पुरुष मतदाताओं के मुकाबले, क्योंकि वो उतना ज्यादा खुल के नहीं बोलती, इतना ज्यादा बाहर नहीं होती हैं। तो वो एक फैक्टर है जो कि अननोन। और सर साउथ की बात करते, कर्नाटक का नंबर एक बताइए। कर्नाटक का नंबर मुझे लगता है कि लगभग 50-50 होगा, 50-50 बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस पिछली बार 26 थी या 24 थी,
मैं कर्नाटक में जरूर बोलना चाहूंगा। आप बोलिए ना, सब बोलिए। मैं कर्नाटक में मानता हूं कि 8 से 10 सीटें कांग्रेस लेके जाएगी। मैं बता रहा हूं, 8 से 10 सीटें कांग्रेस लेके जाएगी। समीर जी, मुझे लगता है शायद एक आध सीटें कांग्रेस को मिलेगी, बाकी सारी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरी लिस्ट पे नंबर 3 पे कर्नाटक है। मुझे लग रहा है सारी कांग्रेस 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सिर्फ 1 या 2 सीटें। कर्नाटक में सौरभ, मैं आपको और स्पेसिफिक बताऊं, मेरे पहले हिसाब से में जो 2 सीट चुनाव हुआ था एनडीए कर्नाटक में, वीरेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं कर्नाटक में मैं को आपको और स्पेसिफिक बता दूं, पहले फेज में जो चुनाव हुआ है कर्नाटक में, उनमें से बीजेपी 4 सीट, दूसरे फेज में जो चुनाव हुआ है उनमें से 1 सीट, ये उसका घाटा होगा। घाटा 5, टोटल 5 इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। 6 सीट का घाटा, 5 सीट का घाटा। टोटल 5 सीटें। दूसरी एक और चीज सौरभ आपको बताऊं, मैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से एक देखिएगा, वो तो बोला जा सकता है क्योंकि 19 सीटें कांग्रेस अच्छी स्थिति में दिखेगी अपनी जीत, ये पिछली बार की तुलना में 14 नुकसान वाली दिखेगी। देखिए, कर्नाटक की राजनीति में चूंकि ऐसे लग रहा है कि चूंकि विधानसभा चुनाव में जीत गए तो बड़ा अच्छा होगा कांग्रेस के लिए, और ये स्वाभाविक है, ऐसे दिखना भी चाहिए। लेकिन मैं जो कर्नाटक देख पा रहा हूं और अलग अलग लोगों से वहां जो बातचीत हुई, फर्स्ट टाइम इन कर्नाटकाज पॉलिटिकल हिस्ट्री लिंगायत और वोक्कलिगा कई सीटों पर एक साथ जाकर वोट कर रहे हैं। नंबर बताइए, नंबर मुझे भारतीय जनता पार्टी वहीं खड़ी दिखती है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 26 25 + 1 थी, एक निर्दलीय जीती थी जो बाद में वोक्कलिगा ने आपको। मुझे लगता है वहीं भारतीय जनता पार्टी खड़ी। मुझे लग रहा है डीके शिव कुमार, उनकी गारंटी, डीके सुरेश हार रहे हैं, मुझे लग रहा है सीएन मंजुनाथ जीत रहे हैं। मेरा मतलब ये अनुमान है मेरा, ये अभी तो नंबर आएगा। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। अरे कांग्रेस की सीटें बताइए, कांग्रेस की सीटें बताइए, कांग्रेस की सीटें। कर्नाटक कांग्रेस टोटल ओवरऑल कांग्रेस, मुझे लग रहा है सिर्फ 55 के ऊपर नहीं जाएगी कांग्रेस। 55 सर, मुझे लगता है 80 और 95 के बीच में। 80 से 95। मैं आपको बता रहा हूं कि 19 बढ़ेगी, 14 घटेगी। 19 से 2019 से ज्यादा, 2019 से ज्यादा, 2019 के चुनाव से ज्यादा कांग्रेस की जो सीटें थी उनमें से 19 ऐसी सीटें आ रही है जहां वो जीत रहे हैं और अतिरिक्त, लेकिन पिछली बार जो जीते थे उनमें से 14 हार रहे हैं। तो 5 ऐड करेंगे ना, 5 ऐड करेंगे, 57 सीट वोट दिया। 57 सीट कांग्रेस को। हाँ बताइए। मेरा ये मानना है कि 58 से 58 से 60 सीट्स जो है कांग्रेस के आसपास, इसके आसपास 55 के ऊपर नहीं जाएगी सर, मुझे नहीं लगता 55। केरल में 4 हारेंगे, पंजाब में 6 हारेंगे। सब कुछ यार, सब वही बताएंगे, तुम कब बताओगे? 6:30 बजे कब बताओगे भावेश? ईसीआई की उससे गाइडलाइन से बंधे हुए हैं। मैं और आप जब बताएंगे तो शायद थोड़ा सबके लिए खुशी की भी बात होगी, लेकिन जैसे नहीं, भावेश कह रहे हैं बता लेने दो, अभी बताते हैं। लेकिन एक ये सौरभ सबसे सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल आपके लिए है जी, 7 मिनट बाद, 7 मिनट बताया था कि भाई डाटा का इंतजार का तो टाइम खत्म हो गया, प्यार वाला वो बताया नहीं आपने, को अंजाम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? कौन सा? छोड़ दीजिए, कुछ मेरे घर के लिए भी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ अच्छा, कांग्रेस पार्टी का आप सबने बोला, भाई सर का संजीव जी का है केवल 70 के ऊपर भी जा सकती है, 80 के ऊपर जा सकती है, ठीक। बाकी सब कह रहे हैं वही बिटवीन 50 और 60, ठीक है। ये भी एक हुआ। 5-6 मिनट की बात और रह गई है बस। सबसे फंसा हुआ राज्य आप किसको मानते हैं इस चुनाव में? सबसे फंसा हुआ राज्य बोलिए कोई। महाराष्ट्र। हर्षवर्धन जी, महाराष्ट्र का नंबर बताइए। नहीं, महाराष्ट्र के नंबर तो बता चुके, चर्चा कर चुके, महाराष्ट्र तो बोल दिया था। जरा बिहार में तेजस्वी का, बोला था। बिहार में तेजस्वी का तेज भी देख लें, बहुत मेहनत करी, बिहार की बात करते कमर उनकी जो है वो दुख गई। जरा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आपको लगता है कुछ? कौन पहला आंकड़ा दे रहा है? संजीव जी। बिहार में मुझे लगता है कम से कम 10 सीट का एनडीए को नुकसान होना चाहिए। 10 सीट का नुकसान, ठीक है। 30 पर आ जाए। मुझे लगता है 1 सीट अगर जीत गई इंडिया गठबंधन तो बहुत अचीवमेंट होगा। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, मुझे लग रहा है 40 सीटें जीतने की स्थिति में। इसकी किशनगंज जो कांग्रेस ने जीती थी 2019 से, मुझे लग रहा है वो भी इस बार कांग्रेस हारने जा रही है। किशनगंज वाला, ठीक है। देखिए, दरअसल समीर जी जो कह रहे हैं, किशनगंज में एमआईएम का कैंडिडेट बहुत अच्छा लड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ऐसा मुझे नहीं दिखता है। और जो वहां का सामाजिक समीकरण, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जब कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत जीत गए हैं, कहां जीतेंगे, तो भाई ये भी तो देखिए ना आप, नीतीश के साथ भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये वो सामाजिक समीकरण है जो उसको अजेय बनाता है। कई सीटों पर वो मुश्किल में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 35 से 40 के बीच में एनडीए कहीं भी बिहार में खड़ा होगा। अब राहुल जी बता रहे हैं। मेरा जो आंकलन है वो 30 से 32 सीटें हैं बिहार में। 30 से 32 एनडीए को, यानी कि 8 का नुकसान आप मानते हैं। 8 का नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें आप दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बिहार में, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की भी बात कर ही लेते हैं। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी टारगेट 30 लेके चल रही है। आपका बिहार का कमेंट अगर बिहार में बीजेपी जिन 17 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उनमें से जो एक क्लोज फाइट वाली सीट होगी वो सिर्फ पाटलिपुत्र ग्रामीण वाली सीट होगी। इस पर रामकृपाल यादव, मीसा भारती सिर्फ वो एक क्लोज सीट वाली होगी। इसके अलावा बाकी बीजेपी की जो 16 सीटें हैं
उसमें से कोई भी भावेश बोले पहली बार सुना। वैसे पाटलिपुत्र वाली सीट हर बार फंसी हुई रहती है, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। वो क्लोज फाइट वाली सीट है। इसके अलावा बीजेपी की जितनी सीटें हैं इंक्लूडिंग औरंगाबाद को लेकर बहुत कुछ कहा गया था, वहां भी जब नतीजे आएंगे मार्जिन का आपको फर्क दिखेगा। औरंगाबाद तो MIM की सीट है अभी। नहीं, वो महाराष्ट्र का औरंगाबाद मार्जिन का जरूर फर्क आएगा। जैसे बिहार में पिछली बार बहुत सारे लोग थे जो कि 3-3.5 लाख से जीत रहे थे, इस बार उनका मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, कोई 1.5 लाख से जीतेगा, कोई 2 लाख से जीतेगा, लेकिन नंबर्स को लेकर समस्या नजर नहीं आ रही है एनडीए के लिहाज से वहां। अच्छा देखिए, बहुत कम मिनट करते हुए नजर नहीं आ रही। अब देखिए बहुत कम वक्त रह गया है, हम पहला आंकड़ा आपके सामने रखेंगे बहुत ही जल्द। आप एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा देखेंगे, उससे पहले जल्दी से पश्चिम बंगाल पर एक क्विक आंकड़ा सबके साथ ले लेते हैं। संजीव जी, शुरुआत आपसे। 42 सीटों में से कितना देख रहे हैं आप, बीजेपी गेन करेगी या लॉस? पश्चिम बंगाल उन स्टेट्स में से जब लगता है कि बीजेपी थोड़ा गेन कर सकती है, बट 25 क्रॉस नहीं कर सकती। 25 क्रॉस, 18 से ऊपर जाएगी मतलब। मुझे लग रहा है 25-27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 7 से 8 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा बंगाल के अंदर। 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत सकती है। चलिए, मीनाक्षी भी आ गई हमारे साथ। जी मीनाक्षी, आप भी आइए और हमारे साथ। जी आप, मैं सुन रही थी, आप सभी लोगों ने एंकर्स का भी आंकड़ा ले लिया। हाँ, बीजेपी के नंबर शेयर हो गए, कांग्रेस के नंबर तक हम नंबर नहीं देंगे। सौरभ, दिस इज पार्शियलिटी। एंकर्स भी इतनी जगह घूम के आए हैं, हमारी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारे अपने एनालिसिस है। आप बताइए। नहीं, पहले तो जितनी पर्चियां आपने इकट्ठी करी, आप बताइए आपका एनालिसिस क्या है। मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास हाथ नहीं, कोई एग्जामिनर नहीं है, बताइए। चलिए, आपका उनके पास तो उसके करीब ही चले जाएंगे ना। मतलब नहीं, मेरे रिजल्ट पता है उनके पास तो है। मैं क्या एनालिसिस? चलिए, आप तो प्राची बहुत स्टेट्स घूम कर आ गई, क्या एनालिसिस है बताना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बताना पड़ेगा, बिल्कुल। अब एंकर्स का भी एनालिसिस बताइए। चलिए भाई, देखिए मेरा आंकलन तो ये कह रहा है कि एनडीए 350 से 370 के बीच में रह सकता है। 400 पार वाला मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पिनास 330 एनडीए फॉर मी। 330 एनडीए। अब मैं भी अपना दे दूं सौरभ? बोलिए। ये अभी आप ब्रेक में आंकड़े देखकर तो नहीं आई है ना? लोग बैठे तो लोग कहते थे कि इनको पूरी दो, इनको दो। दरअसल वो अपने को चाह रहे थे तो लेकिन जो पिनास का एनालिसिस है, जितना मतलब मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में, कुछ राजस्थान से जहां से मुझे फीडबैक मिला, उससे ये समझ में आ रहा है ये जो 320 से 350 वाला ये आंकड़ा मेरा भी है। अब कितना ये मुझे शॉक करने जा रहा है ये एग्जिट पोल का आंकड़ा, मैं भी खुद इंतजार कर। 3 मिनट और बस, सिर्फ 3 मिनट का इंतजार और है। 336। मैंने 330 बोला है। 330 लगा लूं, मतलब ये तो उस तरीके का हो गया। ठीक है भावेश, तुम कैसे इतने सपाट फेस के साथ बैठे हो आज? बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं भावेश। पोकर फेस। इसको सब पता है, ये सही बात। जिस व्यक्ति को सब पता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले ध्यान लगा रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ध्यान वो भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लगा सकता हूँ। तो व्यूअर्स, बस 3 मिनट का इंतजार और है, इसके बाद पहला डेटा आपके सामने आ जाएगा। चलिए मैं इतना आपको बता देता हूं, हम साउथ से ही शुरू करेंगे। और आपको बताएंगे बीजेपी का साउथ में खाता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। आंध्रा में बीजेपी 0, केरल में बीजेपी 0, तमिलनाडु में बीजेपी 0। 3 राज्यों के अंदर शून्य थी भाजपा। तेलंगाना में 4 सीट आई थी, कर्नाटक के अंदर सीओ के साथ मिलकर 26 सीट आई थी 28 में से। आपको देखना है कर्नाटक में कम हो रही है तो कितना बढ़ने का तो वहां बहुत स्कोप था नहीं। तेलंगाना में बीजेपी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, वहां कांग्रेस कितने नंबर लेकर के आएगी। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर खाता खोलेगी कि नहीं खोलेगी, यहां से अपनी टैली में ऐड कर पाएगी कि नहीं ऐड कर पाएगी, क्योंकि सब लोग बता रहे हैं भाई बाकी राज्यों से बहुत कुछ थोड़ा करके बहुत सारा नंबर डाउन हो सकता है। वो कौन कौन से राज्य होंगे जहां डाउन और कहां? से सबसे ज्यादा गेन बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है। भावेश बताएंगे कुछ? वही 3 मिनट इंतजार। बस अब बस 2-3 मिनट का इंतजार। लेकिन अमित शाह बहुत तो 1 मिनट भी नहीं रह गया। मिनिमम 3 सीटें बीजेपी जीतेगी, मिनिमम। और मैक्सिमम 4 सीटें जीतेगी बीजेपी आंध्र प्रदेश में। और अन्नामलाई का कुछ करेंगे और एनडीए तो अच्छी सीट में रहेगा। देखिए आंध्र में देखिए बड़ा उत्साह वाला बीजेपी के लिए होगा अगर आंध्र में वो सीटें जीतती है। आंध्र में जो उसका आंकड़ा पिछली बार था, नोटा से कम परसेंटेज उसको मिली थी। इस बार के भी चुनाव में 1 मिनट से भी कम व्यूअर्स, 1 मिनट से भी कम, 60 सेकेंड। पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। टिक टिक करना शुरू कर दें क्या? बिल्कुल, बस पहला आंकड़ा किसी भी वक्त आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। स्क्रीन पर आप नंबर पर नजर गड़ा करके रखिएगा और बहुत जल्दी बढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि सारे राज्य कवर कर रहे हैं और आपको सीटें भी बतानी है। मैंने आपसे वादा किया था सीटें भी बताएंगे। स्क्रीन के ऊपर पहला डेटा आते ही सैंपल साइज 1,79,190, 92,205 पुरुषों से राय ली गई है, 86,985 महिलाओं से राय ली गई है इस एग्जिट पोल के अंदर।
19 अप्रैल से लेकर 1 जून यानी आज का दिन जब यह एग्जिट पोल पूरा हुआ है, सभी 543 लोकसभा सीटों के लिए, यह मैंने आपको सैंपल साइज बताया, हमारा फर्ज था, हमने सर्वे में कितने लोगों से बात की आपको बताना, और अब मैं आपको बस किसी भी वक्त वो पहला आंकड़ा बताने वाला हूं। आप इंडिया टीवी देखते रहिए और सबसे आगे रहिए इस एग्जिट पोल के आंकड़े, और सबसे भरोसेमंद आंकड़े, विश्वसनीय, मैं साथ साथ कहता हूं, चौंकेंगे आप, हैरान होंगे आप यह आंकड़ा देख करके, टोटल जब मैं फिगर आपको बताऊंगा, लेकिन बस देखते रहिए और एक एक राज्य को जोड़ते जाइएगा आप। स्क्रीन आपकी सब बताएगी, आपकी स्क्रीन पर दाएं बाएं आपको सारे राज्यों के फिगर्स मिलेंगे, और स्क्रीन के सबसे नीचे आपको दोनों गठबंधनों के जो टैली है वो आपको देखने को मिलेगी। मोदी 300 के पार अपने दम पर तीसरी बार, या एनडीए के साथ आ सकते हैं सत्ता में, एनडीए खुद 400 के आसपास भी जा सकती है क्या, जो नरेंद्र मोदी ने दावा किया था, या वो बिल्कुल हवाई बात साबित होगी। कांग्रेस पार्टी 50 के फेर में, 40 के फेर में, या 100 शायद की टक्कर पहला भी है। डेटा यहां टैली आ में चुका है, मैं टैली में चेंज हुआ है अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 यानी आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का डेटा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, पहला डेटा एग्जिट पोल का पहला डेटा आंध्र प्रदेश से, जहां पर एनडीए को 19 से 23 सीटें आ सकती हैं। 25 में से 19 से लेकर 23 सीटें एनडीए को मिल सकती है, मतलब बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस पवन कल्याण की पार्टी। भावेश, आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में 2-3 सीट छोड़ के एक भी सीट ऐसा नहीं है जो वाईएसआरसीपी के लिए सेफ हो। हर सीट पे, इवन बीजेपी 4 से 6 सीटों में हर सीट पे लीड करे। आरकू एक ऐसा सीट है जो टफ फाइट है। आप इमेजिन कीजिए राजमपेट, तिरुपति, जो उनके गढ़ की सीट है, वहां भी बीजेपी लीड करी है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे क्लीन स्वीप वेव है, संभव है कि बीजेपी और इनके अलायंस जाके वहां पे 24। और आप ब्रेकअप पूछ रहे थे, बीजेपी को अपने दम पर 4 से 6 सीटें दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। भावेश, 4 से 6 सीटें बीजेपी को अपनी दे रहे हैं। देवेंद्र, और 3 से 4 मैं मानता हूं कि 3 से 4 सीटें बीजेपी की आएगी, लेकिन इसमें एक चीज सौरभ ध्यान देना होगा कि जैसा कि राहुल जी कह रहे थे, हकीकत वही है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत रही है, वो टीडीपी के कंधे पे सवारी करके जीत रही है, क्योंकि बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। बीजेपी का कमाल ये रहा कि बीजेपी ने इस आंध्र प्रदेश में चुनाव को कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर तरीके से किया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी बूथ लेवल तक, ऊपर से आंध्र प्रदेश आप बता रहे हैं भावेश, आंध्र प्रदेश एनडीए स्वीप कर रहा है, ये स्वीप ही है ना? बिल्कुल स्वीप है। और सही समय पे कैसे साथी चुना जाए, अलायंस चुना जाए, ये बीजेपी और सही पार्टनर चुनने के लिए मतलब सक्सेसफul मैरिज का एक राज यहाँ पे खुल रहा है। दूसरी बात है, देखिए आंध्र प्रदेश में मैं बहुत वहां आता जाता रहता हूँ। आंध्र प्रदेश में लगभग 2-3% के आसपास ही आबादी जिस कम्युनिटी से वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष आते हैं, लेकिन आप देखेंगे वहां पे हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह उन्होंने अपने लोगों को बिठा रहे। इसकी सबसे बड़ी नाराजगी आंध्र प्रदेश में, और शायद इसीलिए आपको ये नंबर दिखेगा। हकीकत यानी जिस टीडीपी की वजह से कभी नुकसान हुआ था हर्षवर्धन जी भारतीय जनता पार्टी को, आज वही टीडीपी उन्हें उभार कर लेकर आ रही है, और जहां 0 थे वहां देखिए कितना बड़ा मार्जिन मिल रहा है, 19 से 23 बेसिकली असेंबली इलेक्शन भी एनडीए जीत रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है असेंबली में इतना क्लीन स्वीप ना हो, क्योंकि वो एक अलग माइक्रो लेवल पे होता है, लेकिन वहां भी है कि आप उलटफेर देख सकते हैं कि वहां भी टीडीपी सरकार बना रही है। देखिए आंध्र में हमेशा से ये रहा, देखिए कभी भी टीडीपी कमजोर नहीं रही है। अगर आप उसके वोट शेयर देखेंगे तो अगर 43 के आसपास वाईएसआर का वोट शेयर रहा है, तो 40% के आसपास टीडीपी का भी वोट शेयर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका वोट शेयर बिल्कुल ही जनरल हो जाए। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आपने देखा वो 8 ऐसी सीटें थी जो टीडीपी को नुकसान हुआ था पवन कल्याण की पार्टी की वजह से। वो 8 सीटें टीडीपी जीत सकती थी, और वो 8 सीटें, उसके बाद बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे जो इनका अपना वर्चस्व वाले, वहां पे एकदम जबरदस्त माहौल है। इसके बाद आप इमेजिन कीजिए जहां से आते हैं वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष, जहां से आते हैं वहां भी कोई भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमने उनको वोट दिया है। यानी सही पार्टनर का चुनाव कैसे लेकिन आंध्र प्रदेश देखिए। याद होगा बहुत सारा कि जब हम कहानी कुर्सी की करते हैं तो मैंने तब भी कहा था कि 15 सीटें ऐसी हैं जो कि टीडीपी जीत सकती है वहां पर। तो हर्षवर्धन जी, उसके बाद एनडीए स्वीप आंध्र प्रदेश में। देखिए मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि चावल पक रहा है तो दाना निकाल के करते हैं, पूरा चावल तो पलटते नहीं है। आंध्र प्रदेश के ये आंकड़े मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसका मतलब कि 400 पार का नारा हवाई नहीं था। प्रधानमंत्री ने जो बोला, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी लास्ट मिनट तक स्ट्रेटेजी नहीं तय कर पाई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। जगन मोहन के साथ जिस तरह से, जिसको हम कहते हैं ना कि पार्लियामेंट्री कंपल्शंस जो होते हैं बिल पास कराने के लिए, दूसरी चीजों के लिए जितनी जरूरत थी, उस तरह से बीजेपी की यूनिट वहां एग्रेसिव नहीं हो पाई थी। और अगर यह नतीजा आता है तो निश्चित तौर पर यह जो अलायंस है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बड़ा मुद्दा वहां
क्रिश्चियन कन्वर्जन का है, ईसाई मतांतरण वहां बहुत बड़ा मुद्दा था। ये जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर ये ढेर सारे ऐसे आरोप लगे थे, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को लेकर बहुत से आरोप लगे थे। इसका मतलब कि वो सब काम कर रहा है। और इसमें असली खबर पढ़िए, भावेश जी कह रहे हैं शून्य कांग्रेस आंध्र प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल इसको शून्य पढ़िए, है। यहां से पढ़िए तो समझ में आएगा। ये जो 3 से 4 सीटें देवेंद्र, क्या इसमें वही विजयवाड़ा, वाइजैग हो गई और तिरुपति। अगला सीट पे जाते हैं। तेलंगाना के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा तेलंगाना की टैली हमारे सामने अब आ रही है। तेलंगाना के नतीजे आपके सामने होंगे। सौरभ, मेरे हाथ में पर्ची अब। जी हाँ, तेलंगाना के नतीजे व्यूअर्स देखिएगा। 17 सीटें तेलंगाना में 4 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की। 8 से 10 8 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर जीत सकते हैं, मतलब डबल कर सकते हैं अपने नंबर्स को भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में। 6 से 8 राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को मिल सकते हैं। बीआरएस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम की 1 सीट पक्की है हैदराबाद वाली। देखिए, बीआरएस है वो 0 भी हो सकते हैं। एक मेढक सीट है, वहां पे उनका थोड़ा बहुत फायदा है, पर वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट वहां पे चल रहा है। वो सीट बीजेपी भी जीत सकते हैं, इसलिए ये बीजेपी का आंकड़ा 8 से 10 ही समझिए। 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी और आगे जा सकती है। यहाँ पे एक ऐसा राज्य जहां सरकार है कांग्रेस की, संजीव जी, वहां भी बीजेपी अच्छा कर रही है, और वो भी रेवंत रेड्डी बहुत ही प्रॉमिसिंग फेस, इतना लोकप्रिय चेहरा, उसके बाद ये आंकड़ा है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गले नहीं उतर रहा ये आंकड़ा तेलंगाना का। मेरे हिसाब से 8 से 9 सीट वहां कांग्रेस लाएगी और 7 के करीब सीट बीजेपी, बीआरएस 0 और ओवैसी अपनी सीट जीत जाएंगे। नंबर 1 पार्टी कांग्रेस होनी चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। भावेश कह रहे हैं नंबर 1 पार्टी बीजेपी को, तो आप भी मान रहे हैं। जी भी वही कह रहे हैं ना। अगर रीजनल प्लेयर पूरी तरह से आउट हो गया तो ये तो आमने सामने का मुकाबला हुआ। तो 8-10 इधर या 6-7 इधर, वो तो नंबर वही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई वहां बीजेपी और कांग्रेस की है। और जिसको हम लोग कह रहे थे शुरू से कि नंबर आएंगे कहां से, नंबर आते हुए दिख रहे हैं उन राज्यों से जहां बीजेपी, यानी बीजेपी को जो उम्मीद थी तेलंगाना को लेकर, जो इतनी बुलिश थी, वो सही साबित हो रही है। 4 से बढ़ने वाले तो दिख रही थी बीजेपी स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 1 पार्टी कांग्रेस रहेगी तेलंगाना में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती रही है। अगर पिछला चुनाव भी देखोगे 2019 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी 3 गुना तेलंगाना में हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस था वहां पर। और जब तय हो गया था कि अब बीआरएस वहां खत्म हो रही है, उसका बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पे हो रहा है। मुझे लगता है कि आज भी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी और 7 सीटें वहां पर कांग्रेस जीतेगी, 1 सीटें ओवैसी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, तेलंगाना में, सॉरी। और अब तेलंगाना की बात के बाद कर्नाटक की बात हो जाए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं समीर जी। कर्नाटक दक्षिण का दूसरा ऐसा राज्य जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है, यानी कि रीजनल प्लेयर्स यहां पर कमतर साबित होने जा रहे हैं। कर्नाटक की रीजनल पार्टी जेडीएस यहां बीजेपी के साथ अलायंस में है। क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? वो कल का वोट ज्यादा असरदार होगा या रेवन्ना के टेप में ज्यादा असर है? ये आंकड़े आपके सामने। कर्नाटक की 28 सीट में से 18 से 22 सीट बीजेपी के पास। जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी का। कर्नाटक की क्या हम जब शुरू में बात कर रहे थे, कुछ ऐसा कह रहे थे कि कर्नाटक में लॉस होने जा रहा है? ऐसा चर्चा लॉस तो हो ही रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए, कांग्रेस का वैसे 7-8-10 सीटों पे लगभग फाइट में है कांग्रेस। यदि उनका जो गारंटीज है, जो उन्होंने बस फ्री किया, वो यदि चल जाता है तो शायद वो अपर लिमिट पे जा सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे उनका जो स्ट्रांग होल्ड है, जो बैंगलोर रूरल की सीट है, पूरी गुंजाइश है कि बैंगलोर रूरल की सीट डीके शिव कुमार के भाई हार रहे हैं। डॉक्टर मतलब जो पूरा पोल मैनेज कर रहा है उन्हीं के भाई हार रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पूरी गुंजाइश है। इनफैक्ट पूरी गुंजाइश ये भी है कि गुलबर्गा की सीट भी कांग्रेस हार सकती है वहां पे, क्योंकि दलित और लिंगायत के बीच में जो कुछ पिछले कुछ दिनों वहां पे जो फाइट हुआ था, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे, उसके वजह से देखिए वहां पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे बड़ी यूएसपी थी, वो अपने लिए लिंगायत और दलित दोनों वोट जुगाड़ करते थे। लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके बाद लिंगायत पूरी तरह उनसे टूट गया। तो संभव है कि वो सीट फिर से एक बार, पिछली बार भी हार गए थे, संभव है कि फिर से इस बार वो सीट हार। कर्नाटक वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ये ज्यादातर लोग